हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। अनुव्रत मंडल, पार्थ चटर्जी और अब मलॉय घटक, इन तीनों नेताओं में क्या समानता है? तीनों तृणमूल कांग्रेस में ऊपर तक पहुंचे, तीनों घोटालों के आरोपों के चलते प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसियों के रडार पर हैं और तीनों से जुड़ी खबरें ममता बनर्जी की छवि के मूल आधार पर चोट करती हैं। ममता बनर्जी को सार्वजनिक जीवन में उनकी स्ट्रीट फाइटर स्पिरिट के साथ साथ सादगी के लिए जाना जाता है। सफेद साड़ी, साधारण सी चप्पल पहनती हैं। संदेश ये कि उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक के बाद एक उनके करीबियों और कैबिनेट मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोप में छापे पड़ रहे हैं और इस बार तो जद में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हुए कथित कोयला घोटाले की, जिसमें अभिषेक से पूछताछ हो चुकी है और आज सुबह पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के यहां भी सीबीआई का छापा पड़ गया। बड़ी खबर में इस कथित घोटाले पर विस्तार से बात करेंगे। बात राहुल गांधी की यात्रा की भी करेंगे, आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के झगड़े की भी करेंगे, आलिया भट्ट रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के बायकॉट को लेकर जो नया विवाद हुआ है उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। Hello, we are back once again with some more information. Firstly, we are on our way to उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल। मीडिया चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो भक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। ये जो क्लिप्स आपने देखी उनकी आज बड़ी चर्चा है। 6 सितंबर को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में आलिया के अलावा उनके पति रणबीर कपूर और डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी दिखाई दे रहे हैं। आलिया ने बताया कि ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले तीनों लोग उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। तीनों मंदिर पहुंचे तो उससे पहले कुछ दूसरे लोग भी पहुंच गए। ये लोग थे बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिन्होंने मंदिर परिसर में रणबीर कपूर के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल के नेता अंकित चौबे का कहना था कि चैनल पर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, इसलिए ऐसे गौभक्षक को बजरंग दल महाकाल मंदिर में घुसने नहीं देगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई और इस दौरान पुलिस द्वारा एक कार्यकर्ता को पीटने की तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल कुछ दिन पहले रणबीर का एक निजी चैनल को दिया इंटरव्यू वायरल हुआ था। इस इंटरव्यू में रणबीर से पूछा गया था कि आपका पसंदीदा नॉन वेजिटेरियन फूड क्या है, और उन्होंने जवाब दिया था बीफ। इंटरव्यू वायरल होने के बाद रणबीर को सोशल मीडिया पर विरोध का सामना करना पड़ा था और फिर सोशल मीडिया से शुरू हुआ विरोध कल उज्जैन के महाकाल मंदिर तक पहुंच गया। हालांकि रणबीर के बचाव में लोगों का यह भी कहना था कि उन्होंने बीफ कहा है, ना कि गोमांस। दर्शक ध्यान दें, बीफ शब्द का प्रयोग गाय और भैंस दोनों के मांस के लिए किया जाता है। विरोध के बाद रणबीर कपूर और आलिया भट्ट तो महाकाल मंदिर में पूजा किए बिना ही लौट गए, ऐसी खबरें हैं। लेकिन फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसकी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की। फिर लोगों ने कहा कि चूंकि आलिया भट्ट गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, रणबीर को उनकी सुरक्षा की चिंता लगी, इसलिए भीड़ से बचने के लिए वो निकल गए। बात इस पर भी हुई कि क्या ये प्रायोजित था, क्या ये खबरों में आने के लिए था कि विरोध प्रदर्शन करें और आएं, या फिर ये इस पर था कि अब आपकी किसी भी व्यक्तिगत चॉइस को आपकी फिल्म के साथ जोड़ा जाएगा। ये बायकॉट कल्चर आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें किसी भी एक्टर, एक्ट्रेस या डायरेक्टर की पिछली बात को आधार बनाकर एक सिलसिला शुरू किया जाता है उस फिल्म के बायकॉट का। और इसके विरोध में काउंटर में नैरेटिव ये आता है कि जब आप एक फिल्म का बिना उसे देखे बायकॉट करते हैं तो उससे जुड़े सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की, चूंकि ये एक बड़ा तंत्र होता है, फिल्म बनाने का तंत्र, उसको रिलीज किया जाता है, सिनेमा घरों में तमाम लोग काम करते हैं, उस पर चोट पहुंचती है। तो दोनों तरफ के ये तर्क रहते हैं। वैसे चूंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र फिल्म वालों से जुड़े मामलों पर खूब मुखर भी रहते हैं, तो उनका बयान भी सामने आना ही था। उन्होंने कहा कि विरोध का और दर्शन का स्थान अलग अलग है।
दर्शन न करना उनका खुद का फैसला है। प्रशासन ने उनसे दर्शन के लिए आग्रह किया लेकिन उन्होंने नहीं किए। उनके साथ वाले अयान मुखर्जी और बाकी की टीम ने दर्शन किए। हमारी तरफ से व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। पिछले दिनों उज्जैन के इस मंदिर से, महाकाल के मंदिर से, ज्योतिर्लिंग से एक और ऐसी ही तस्वीर आई थी जब बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या दर्शन करने के लिए गए थे और तब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और मंदिर के सुरक्षा दल के बीच भिड़ंत हुई थी। उसके बाद बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए उन कार्यकर्ताओं को निलंबित भी कर दिया था। तो महाकाल मंदिर किसी की आस्था के चलते, उससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। खबरों में आए तो अच्छा लगता है, लेकिन जब इस तरह के विरोध प्रदर्शन या विवाद के चलते खबरों में आए तो श्रद्धालुओं का भी दिल दुखता है। और ईश्वर की दर पर तो वैसे भी कोई भेद होता नहीं है, सब अपनी मर्जी से जा सकते हैं, अपनी श्रद्धा से। तो किसी को भी रोकने का दर्शन से कोई मतलब बनता नहीं है। पर लोकतंत्र है, विरोध का भी अपना एक सिलसिला है जो चलता रहता है। हम भी चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। आप भाई साहब और बहन जी अगर हमसे ईमानदारी से पूछें तो ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर का सीधे मेरी ज़िंदगी पर भी असर है और आप में से भी ज़्यादातर की ज़िंदगी पर असर होगा। और सिर्फ असर नहीं है, अमल भी शुरू हो चुका है। अगर आप 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं या उसमें सफ़र करते हैं तो ये सुर्खी जीवन और बटुए की सुरक्षा से जुड़ी है। चालान के डर से ही सही, कार की आगे वाली सीट पर बैठे लोग सीट बेल्ट लगा देते हैं, खासतौर पर शहरी इलाकों में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ग्रामीण इलाकों में ये जागरूकता नहीं दिखती है। लेकिन अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगानी होगी। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये ऐलान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद किया। 6 सितंबर के दिन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के कार्यक्रम इंडिया आइडिया समिट में बोलते हुए गडकरी ने कहा, साइरस मिस्त्री के साथ हुई घटना के चलते हमने फैसला लिया है कि सभी कारों में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट के लिए अलार्म लगाए जाएं। अगले कुछ दिनों में आदेश जारी कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सभी नई गाड़ियों में इस फीचर को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। दर्शक जानते हैं 4 सितंबर को साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया। कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार सड़क सुरक्षा पर नियम और कड़े कर सकती है और अब ऐसा हो भी गया। रोड सेफ्टी पर चर्चा करते हुए नितिन गडकरी ने एयरबैग्स पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर के बाद बनने वाली 8 सीटर कारों में कम से कम 6 एयरबैग लगाए जाएं। अगर यात्री सीट बेल्ट लगाएं तो एयरबैग ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। अब तक एयरबैग्स को लेकर कार निर्माता कंपनियां भारत में क्या खेल करती हैं, इस बारे में इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत में नितिन गडकरी ने क्या बताया था, सुनिए। ये सेम कंपनी जब अपनी कार एक्सपोर्ट करती है इंडिया से तब 6 एयरबैग लगाती है और हमारे यहाँ तैयार करती तो 4 लगाती है। क्या हमारे गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये मैं उनके आर्गुमेंट से मैंने आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ। ये एयरबैग्स की टेक्नोलॉजी में जो मैन्युफैक्चरर है उनको मैंने बुलाया और पहले मुझे पता चला कि इससे कॉस्ट कितनी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? कुछ नहीं एक्चुअली अगर वो नंबर बढ़ेगा तो ये 4 से जो है ये एक एयरबैग की कीमत 900 रुपए के अंदर आएगी बस। हाँ। मैं तो पढ़ा था 50-60 हजार रुपए बढ़ जाएगी वो। नहीं ये कुछ नहीं ज्यादा, जब नंबर बढ़ जाता वो कम हो जाएगी। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के ऐसे टेक्नोक्रेट मंत्री माने जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि जब मैं कोई दावा करता हूं तो पूरी गुणा गणित के साथ करता हूं। बात एक और है, वो ये कि क्या सरकार और जुर्माने के डर से ही आप सीट बेल्ट लगाएंगे या हेलमेट पहनेंगे? क्या आप उस अनहोनी वाले इत्तेफाक का इंतज़ार कर रहे हैं या आप अपने और अपनों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं? मैंने पीछे गाड़ी में बैठते हुए सीट बेल्ट लगानी शुरू कर दी है और दोपहिया पर भी जब बैठूंगा तो हेलमेट ज़रूर पहनूंगा और अपने सहकर्मियों को भी, परिवारजनों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। ये जिम्मेदारी आपको भी निभानी है, इसीलिए मैं कह रहा था ये सबसे ज़रूरी खबर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली सुर्खी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच चल रही अदावत से जुड़ी है। अब तक आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अब कागज फाड़े जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एलजी के लीगल नोटिस की कॉपी को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस फाड़ दिया।
दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 5 सितंबर को संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को नोटिस भेजा था। एलजी के मुताबिक इन नेताओं ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप और अपमानजनक नारे लगाए। एलजी ने यह दावा भी किया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए फेक न्यूज फैलाई गई। इस बाबत भेजे नोटिस में एलजी ने आप नेताओं से 48 घंटे में जवाब देने को कहा था। जवाब की जगह संजय सिंह ने क्या किया, हमने आपको बता दिया। अब सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। ये नोटिस भेज रहा है वीके सक्सेना को। मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा भी किया कि एलजी वीके सक्सेना ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। सांसद ने कहा कि एलजी को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए और मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। इस मामले पर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आई है, सुनिए। आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में तो है, बौखलाई तो है, इसलिए वो गाली भी दे रही है, प्रश्नों का जवाब न देके डाइवर्ट भी कर रही है। लेकिन नोटिस फाड़ करके जो मूर्खता का परिचय दिया है, एगो नोटिस फाड़ने से नोटिस खत्म हो जाएगा। बीजेपी इस कृत्य की निंदा करती है और ये मांग करती है कि ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान करने के लिए इनके लिए इन पे ये भी एक केस चलना चाहिए, इनके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये देश अराजक हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस फटा तो लोगों ने 2013 के साल को याद किया, जब राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के अध्यादेश की कॉपी का जिक्र किया था और सामने रखे कागज को फाड़ दिया था। इस तरह की बात चलती है। उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल से अध्यादेश का इस तरह का हाल होना चाहिए। बाद में ये मिथ चल पड़ा कि राहुल गांधी ने अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी, पर फिर भी उनसे सवाल ये पूछा गया कि उनकी ही पार्टी की सरकार, उन्हीं के पार्टी के नेता मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट का फैसला, मनमोहन सिंह देश में नहीं थे, अमेरिका के दौरे पर थे, वॉशिंगटन डीसी में थे, और उनके पीछे उनकी ही पार्टी के सांसद ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कैबिनेट के फैसले की यूं खिल्ली उड़ाई। उस अध्यादेश में क्या था? चुनावों में दागदार नेताओं को लड़ने की छूट मिल जाती, और तब राहुल गांधी की इस हरकत पर काफी बवाल भी मचा था। वैसे वीके सक्सेना के खेमे से भी सफाई आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर या उनकी पुत्री के ऊपर स्टूडियो की डिजाइनिंग से जुड़े हुए, वो सब बेबुनियाद हैं और जिस पैसे को कोट किया गया है वो भी गलत है। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अगली सुर्खी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई। 5 महीने की ये पदयात्रा 12 राज्यों से गुजरते हुए 3570 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करेगी। इस मौके पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल और अशोक गहलोत समेत कई नेता कन्याकुमारी में मौजूद रहे। राहुल गांधी और 120 चुनिंदा कार्यकर्ता अगले 150 दिन में कश्मीर तक जाएंगे। इस पूरी यात्रा में राहुल और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता कंटेनर, मतलब ये एक आवासीय तरीका बनाया गया है, उसमें रहने वाले हैं। इन कंटेनर्स के अंदर सोने के लिए बेड और टॉयलेट वगैरह का इंतजाम है। कुछ कंटेनर्स में एसी भी लगे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर में उस जगह पर गए जहां उनके पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। श्रद्धांजलि के बाद कन्याकुमारी में हुए कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राहुल गांधी के हाथों में राष्ट्र ध्वज दिया और इसके बाद यात्रा शुरू हुई। इस मौके पर राहुल ने अंग्रेजी में कहा, हमारा राष्ट्र ध्वज सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों की साझा मेहनत का फल है। ध्वज लोगों को अपनी पसंद का धर्म पालने की इजाजत देता है, लेकिन आज इस ध्वज पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी भी हमलावर है। हमले की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री, पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा बीजेपी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने की। 20 साल से भी ज्यादा समय तक वो राहुल गांधी वाली पार्टी में रहे, अब भाजपा में है, पूर्वोत्तर के सबसे कद्दावर नेताओं में है। उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा किसी दूसरे मुल्क से शुरू करने की नसीहत दी। वो मुल्क कौन सा है, खुद हिमंता से सुनिए।
कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। वही है, भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। दो बातें हैं, अगर 1947 का पैरामीटर है तब तो फिर बांग्लादेश का भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री भारत का दौरा सफलतापूर्वक पूरा करके गई हैं। दूसरी बात यह है, आपने गौर किया, जब भी राहुल गांधी एक तरफ से मोर्चा लेते हैं बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से अनिवार्य रूप से या तो स्मृति ईरानी को डेप्यूट किया जाता है या फिर हिमंत बिस्व शर्मा को। वजह बहुत ऑब्वियस है, बहुत स्वाभाविक है। स्मृति ईरानी ने अमेठी की लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराया और हिमंत बिस्व शर्मा लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। फिर उन्होंने एक बिस्किट वाली मीटिंग, और उस मीटिंग में बिस्किट किसको खिलाए गए और किस तरह से राहुल गांधी ने उनको अनसुना किया, उस घटना को कोट करते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी, बीजेपी में आए थे और उसके बाद से उत्तर पूर्व में एक एक करके कांग्रेस की सरकारों का पतन हुआ था। इस मसले पर आगे बढ़ें तो आप जान लें कि बीजेपी का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस यात्रा के कर्ता धर्ता दिग्विजय सिंह ने यात्रा शुरू करने की क्या वजह बताई, वो भी सुन लीजिए। आज एक नई कांग्रेस की का इतिहास रचा जा रहा है और मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये तपस्या के रूप में उन्होंने इसको लिया है। राहुल गांधी रिलॉन्च हो रहे हैं या नहीं, ये तो देश की जनता तय करेगी, पर दिग्विजय सिंह जरूर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और कांग्रेस आला कमान से उनकी करीबी भी दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को अपनी इस यात्रा से काफ़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस में इससे पहले भी कई नेताओं ने पदयात्राएं निकाली हैं। इसमें एक खास यात्रा कांग्रेस के पूर्व सांसद दिवंगत सुनील दत्त ने निकाली थी। उनकी पदयात्रा की बहुत मिसाल दी जाती है। कांग्रेस की राजनीति से जुड़े मनमोहन सिंह कैबिनेट में खेल मंत्री रहे। उन्होंने साल 1987 में पंजाब में उग्रवाद की समस्या के समाधान के लिए मुंबई से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। साल 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए दंगे, उसके बाद भी उन्होंने वहां पर सांप्रदायिक शांति कायम करने के लिए पद यात्रा की थी। दत्त साहब की यात्राएं लोगों को खूब याद आती हैं। ये सुर्खियां थीं। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आज सुबह सुबह सीबीआई की एक टीम ने पश्चिम बंगाल के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक के घर छापेमारी की। बांग्ला से हिंदी की तरफ आते हुए मंत्री जी को मलय घटक भी कहा जा सकता है। सुबह सुबह जब कोलकाता से 6 अफसरों की टीम मलय घटक के आसनसोल में स्थित आवास पर पहुंची तो वहां पहले से ही सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया था। खबर है कि आसनसोल के अलावा सीबीआई ने कोलकाता में भी 5 ठिकानों पर छापेमारी की। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि मलय का नाम कोयला तस्करी मामले में आया है। ऐसे में उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर उनकी इस मामले में क्या भूमिका रही। आगे अधिकारी ने बताया कि उनके पास घटक के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जिस वक्त छापेमारी हो रही थी उस वक्त मंत्री मलय घर में मौजूद नहीं थे। इसके बाद सीबीआई ने मलय की पत्नी और उनके परिजनों से भी पूछताछ की। सूत्रों ने दावा किया कि इससे पहले जांच एजेंसी ने मलय को कई बार नोटिस भेजा था, लेकिन वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए और फिर आज सीबीआई ने छापा मार दिया। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, हाल ही में स्कूलों में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को गिरफ्तार किया था। फिर बीरभूम के दादा केष्टो उर्फ अनुव्रत मंडल भी सीबीआई के लपेटे में आए। लेकिन आज वाला मामला इसलिए अलग है क्योंकि कथित कोयला घोटाले में बात ममता के करीबियों तक सीमित नहीं, परिवार तक भी पहुंच गई। आइए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाके में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को कोयले की खदानें लीज पर दी गई थी। इन्हीं खदानों को लेकर ईसीएल यानी ईस्टर्न कोल फील्ड्स पर आरोप लगा कि कंपनी के कई अफसरों, सीआईएसएफ और रेलवे के अधिकारियों की मिलीभगत से 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कोयले की काला बाजारी की गई थी। इसको लेकर साल 2020 के मई महीने में ईसीएल की कई खदानों पर टास्क फोर्स की रेड की गई। रेड के दौरान अवैध खनन और स्मगलिंग को लेकर कुछ पुख्ता सबूत टास्क फोर्स के हाथ लगे। इसके बाद 2020 में नवंबर के महीने में सीबीआई ने मामले में ईसीएल, अनूप मांझी उर्फ लाला और रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में अनूप मांझी को इस स्मगलिंग नेटवर्क का मुख्य आरोपी बताया गया था। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मामला दर्ज किया था। इस घोटाले का मोडस ऑपरेंडी क्या था, हमने जाना इंडिया टुडे आज तक के डेप्यूटी एडिटर अनुपम से, जो आज कोलकाता में इस खबर को कवर भी कर रहे थे। सुनिए। आसनसोल और वो जो बेल्ट है उस वहां पर कोयला चोरी का जो मुख्य आरोप है, कोयला चोरी, जो अवैध तरीके से कोयला निकालकर उसको बेचना, ये अगर हम एकदम देसी भाषा में कहे तो यही बात है। अब वो जो एफआईआर शुरू हुई उसमें दो पहलू थे। एक था आपराधिक साजिश जो है उसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन जो दूसरा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग या रुपयों के लेन देन की बात है, उसकी जांच ईडी कर रही है। तो ईडी रुपयों के लेन देन की बात कर रही है और मोडस ऑपरेंडी किस तरह से चालू हुआ, कौन कौन इसमें शामिल रहा और आपराधिक साजिश किस तरह से रची गई, उसकी पूरी तरह से जांच सीबीआई कर रही है। अब इस मामले में अगर हम देखें तो जो कोल बेल्ट का एरिया है, खासतौर पर ईस्टर्न कोलफील्ड की जो माइंस है वहां से अवैध रूप से कोयला चोरी करने का बहुत सालों से आरोप रहा है। मतलब सालों से, मतलब हम शायद बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जो कोयला वहां पर निकलता है, एक तो वैध रूप से निकल रहा है जो कोयला की खाने हैं, दूसरा वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग अवैध रूप से चोरी करके निकाल कर बेच रहे हैं। तो ये अवैध रूप से जो चोरी करके निकालने का मामला है, इसी को ही सीबीआई पूरी तरह से जांच कर रही है। और जो मुख्य आरोप ये है कि ये एक बहुत बड़ा संगठित मतलब गिरोह था, उसकी पूरी देखरेख और उसकी जानकारी में पूरा काम हो रहा था, जिसमें पॉलिटिशियंस भी थे, जिसमें पुलिस के भी कुछ कर्मी थे, ईसीएल के भी कुछ अधिकारी उसमें शामिल रहे और जो कोल माफिया है वो मुख्य तौर पर शामिल रहा। और खास तौर पर जो आरोप लगा अनूप मांझी, जो जिसे लाला के उर्फ लाला के तौर पर भी उस पूरे बेल्ट में, उस इलाके में जाना जाता है, आसनसोल इलाके में, तो खास तौर पर उसकी निगरानी में उसको कोल माफिया कहा गया। वो कई सालों से ये काम करता रहा। अब इसमें राजनीतिक संरक्षण उसको मिला, इसी के जरिए वो यहाँ से कोयला निकालकर अवैध रूप से बाहर दूसरी जगहों पर दूसरे इलाकों में बेचता रहा और ये करके उसने काफी रुपए कमाए। और खासतौर पर देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ईडी या सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि लगभग 1000 से 1300 करोड़ के आसपास का ये पूरा घोटाला है, जिसकी छानबीन, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी दोनों कर रही हैं। किसी भी राज्य में अगर कोई भी माफिया सक्रिय है और राज्य का सुरक्षा तंत्र अगर उसके खिलाफ आक्रामक होकर कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो निष्कर्ष एक ही निकालते हैं राजनीतिक विश्लेषक कि संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए सब कुछ स्मूथली चल रहा है। लौटते हैं सीबीआई की कार्रवाई पर। एफआईआर दर्ज करने के बाद 28 नवंबर 2020 को सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी की चपेट में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्र भी आए। इसके बाद विनय मिश्र को सीबीआई ने बार बार तलब किया, लेकिन वो एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। फिर लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा। जैसा अनुपम ने बताया, विनय फरार हैं, लेकिन ईडी ने विनय के भाई विकास मिश्र को गिरफ्तार कर लिया और यहीं से बात अभिषेक बनर्जी तक पहुंचती है। सीबीआई ने जब संदिग्धों के बयान लिए तो इन बयानों में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी का नाम भी सामने आया था। फिर सीबीआई ने रुजिरा बनर्जी और उनकी बहन मेनका गंभीर को नोटिस भेजा था। रुजिरा की फर्म लीप्स एंड बाउंड्स मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी संदेह के घेरे में थी और इसमें कुछ लेन देन की बात सामने आई थी। इसी साल जुलाई के महीने में सीबीआई ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में घोटाले के कथित मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला, टीएमसी के पूर्व नेता विनय मिश्र और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 8 कर्मचारियों समेत कुल 41 लोगों का नाम शामिल था। आज छापेमारी से पहले इसी महीने की 2 तारीख को ईडी ने तीसरी बार अभिषेक बनर्जी से कोयला घोटाले को लेकर पूछताछ की थी। कुल 8 घंटे की पूछताछ के बाद अभिषेक का कहना था कि अगर कोई अवैध लेन देन की बात साबित कर दे तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से जोड़कर इसे भाजपा की बदले की राजनीति बताया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने अभिषेक बनर्जी के आरोपों को निराधार बताया। एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस घोटाले से 1000 से 1300 करोड़ के बीच रकम पैदा हुई। इस तरह का काला धन अक्सर किसी दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। मिसाल के लिए कंस्ट्रक्शन या राजनीति, कभी कभी विदेश में खोले गए खातों में भी ट्रांसफर किया जाता है। कोयला घोटाले से पैदा हुए कथित पैसे का क्या हुआ, इस पर भी सुनिए अनुपम ने क्या बताया।
जी देखिए, ईडी सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है, और खासतौर पर अनूप माझी और लाला का सबसे पहले नाम आया, उसके बाद विनय मिश्र का नाम आया। विनय मिश्र यानी जो टीएमसी के बहुत करीबी एक समय थे और अभिषेक बनर्जी के खासतौर पर करीबी बताए गए हैं। तो जो विनय मिश्र हैं वो इस वक्त गायब हैं, वो विदेश में फरार हैं और उनकी तलाश में लॉग आउट नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन उनके भाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ की गई। तो खास तौर पर जो कोयला घोटाले का जो रुपया है, वो सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि वो विदेश में टीएमसी के कुछ नेताओं के फंड में गया, अकाउंट में गया। अब उसी मनी ट्रेल को फिलहाल निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई रुपया, जिस तरह हमने पार्थ चट्टोपाध्याय के मामले में देखा कि लगभग 50 करोड़ के आसपास रुपए बरामद हुए, खासतौर पर अर्पिता मुखर्जी के घर से रुपए बरामद हुए, और जो लिंक एक कनेक्शन एक स्थापित करने की कोशिश की गई कि पार्थ चट्टोपाध्याय के ही ने ही वो रुपए वहां रखे थे, और वो एसएससी जो स्कैम हुआ है उसकी प्रोसीड थी। लेकिन यहाँ पर अभी तक इस तरह से ऐसे करोड़ों रुपए नहीं बरामद हो पाए हैं। सिर्फ जो अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं, इस तरह की जानकारी है। इस तरह की जानकारी कोर्ट में भी ईडी और सीबीआई की ओर से दी गई है कि बहुत सारी बातें कयासों और आरोपों की शक्ल में हैं, और अगर अंतिम फैसला है तो वो न्यायालय में है। लेकिन हर नए छापे के साथ ममता बनर्जी डिफेंसिव मोड में जाने को मजबूर होती हैं, जो कि उनकी छवि से ठीक उलट है। क्या छापे दर छापे ममता की छवि को इतना नुकसान पहुंचेगा कि उनकी राजनीति कमजोर हो? इस सवाल का जवाब भी जल्द मिल जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव आने वाले हैं और इस बार तृणमूल अपने चिरपरिचित तरीके से कितना काम कर पाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मीडिया का पूरा ध्यान इन चुनावों पर रहेगा। जैसा कि अनुव्रत मंडल ने कभी कहा था, खेला होबे, बस इस बार उस खेल के नियम कुछ बदले बदले हो सकते हैं। बंगाल की जनता को भी ये चिंता करनी है कि क्या उनके यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो बिल्कुल ग्रास रूट के लेवल पर होती है पंचायत की, वो निष्पक्ष संपन्न हो पाती है। राज्य की एजेंसियां, राज्य पर निगरानी रखने वाले और केंद्र की एजेंसियों को भी इस पर नज़र रखनी हो, क्योंकि अगर एक भी जगह चुनाव ठीक से नहीं होता है तो लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया बाधित होती है। और बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा का और सत्तारूढ़ दल पर इल्ज़ाम का एक पुराना व्यवस्थित इतिहास है। ये था आज का ललन टॉप शो। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखेंगे, सिर्फ ज़बानी नहीं, सीट बेल्ट, हेलमेट, नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच समेत सब चीज़ें करके। एक बार फिर से आपको आज की रात के लिए शुभ रात्रि। ख्याल रखिए, देखते रहिए ललन टॉप।